देसाई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछली ऑडियो क्लास में हमने मौर्य वंश के इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। इसी प्रकार आज की ऑडियो क्लास में हम मौर्य वंश के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा को आरंभ करेंगे। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद को अपदस्थ कर किसने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया? तो इसका उत्तर रहेगा कि नंद वंश को अपदस्थ कर मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। और चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चली गई चाल, यह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा चली गई चाल, यह कथा विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में वर्णित है। और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 9वीं शताब्दी में की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के कब शासक बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है यानी कि पुराण है और मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहकर संबोधित किया गया है। तो ये जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताया गया है। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का बताया गया है। और जैन साहित्य में हमें चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति का है, इस संबंध में कोई भी संकेत नहीं मिलते। तो जो सर्वमान्य मत है वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश का था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक युद्ध होता है। तो प्रश्न ऐसा आता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर का किसके साथ युद्ध होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। कब होता है? 305 ईसा पूर्व में। विजय कौन होता है? विजय चंद्रगुप्त मौर्य होता है। और हेलेना किसकी पुत्री रहती है? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम हेलेना रहता है, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य एक विद्वान है प्लूटार्क, इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में देते हैं। और सेल्यूकस जी चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप याद कर लीजिए। पहला है काबुल, दूसरा है गंधार, तीसरा है मकरांत और चौथा है हेरात। इन्हीं को हम जैसे काबुल को एरिया, गंधार को अराकोसिया, मकरांत को जेड्रोसिया और हेरात को पैरापेमी, ये इनके उपनाम हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दिए, और जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्य की सीमा है वो और भी विस्तृत हो गई। इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार रहता था। और राजस्व का बड़ा भाग भूमि कर से प्राप्त होता था। भूमि कर 1/6 भाग था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में बहुत भीषण अकाल पड़ता है मगध पर। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला पहाड़ियों में जाकर वहां संलेखना विधि द्वारा अपना देह का त्याग करता है। तो ये थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में छोटी सी जानकारी। इसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी
रहता है और इसके शासनकाल में भी प्रधानमंत्री का कार्यभार चाणक्य ही संभालते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस ने एक डायमिकस नामक राजदूत भेजा था और बिंदुसार ने एंटियोकस से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। तो जो एंटियोकस है उसने मीठी मदिरा और सूखे अंजीर भिजवा दिए थे, परंतु उसने दार्शनिक नहीं भिजवाए थे। इसी प्रकार प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना एक राजदूत डायोनिसियस नामक एक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। दोस्तों, बिंदुसार को अमित त्रिघात भी कहते हैं, यानी कि इन्होंने अमित त्रिघात की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। और इनके उपनाम भी कुछ मिलते हैं, जैसे कि भद्रसेन और सिंधुसेन, भद्रसार और सिंधुसेन, ये उनके उपनाम भी मिलते हैं। दोस्तों, दिव्या दान से ये बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें बिंदुसार द्वारा तक्षशिला में जब विद्रोह उत्पन्न हो गया, उस विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को भेजे जाने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार तारानाथ के ग्रंथों से भी हमें नेपाल में जो विद्रोह हुआ बिंदुसार के शासनकाल में, वहां भी अशोक को भेजे जाने का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार ये छोटा सा परिचय रहा बिंदुसार जी का। दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अशोक मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और अशोक के बारे में बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। इतिहास से बहुत सारे तथ्य मिलते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमें मिलती है। दोस्तों, अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है और कई कई स्थानों पर इसे चंड अशोक भी कहा गया है, परंतु 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध होता है, तब उस युद्ध से ही अशोक के विचारों में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है और वह शस्त्रों का त्याग कर शास्त्र धारण कर लेता है। इट मीन्स वो यात्रा ना करके विजय धम्म यात्रा प्रारंभ कर देता है। युद्ध विजय ना करके धम्म विजय की बात कहता है। और इसके शासनकाल में दोस्तों, ये ऐसा सबसे पहला भारत का शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से सीधा जनता को इसने संबोधित किया। जिस प्रकार आज हमारे प्रधानमंत्री जी टेलीविजन के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को संबोधित करते हैं, उसी प्रकार अशोक भी अपने अभिलेखों के माध्यम से जो साधारण जनता थी उनको सीधा संबोधित करता था। और जो अभिलेख है दोस्तों, वो 4 लिपियों में मिलते हैं हमें, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक। इन 4 लिपियों में मिलते हैं और जो भाषा थी वो प्राकृत थी। और अशोक ने अपना एक धम्म बनाया था, यानी कि इसमें दोस्तों नैतिक नियम होते हैं उनका संकलन था। सभी धर्मों से जो अच्छी बातें हैं उनका संकलन था अशोक के धम्म में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अशोक के बारे में हम देखेंगे। उसके बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, 14 अभिलेख मिलते हैं और कई शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, और उसमें जो कलाकारी की गई है और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य, जैसे कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की नींव रखी उसे बिंदुसार ने वैसा का वैसा बनाए रखा और अशोक के काल में इस साम्राज्य का पूर्ण विस्तार हुआ। तो अशोक के बारे में और भी जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों, जैसे कि उनके अभिलेख और उनका धम्म, इन सभी के बारे में हम
अलग दूसरे ऑडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो